मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 20 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, रीड डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज का जो हमारा चैप्टर है उस पर लिखा है पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है, नीतियाँ और लोग। यानी जनता कैसे बगावत करती है और फिर उस वक्त क्या नीतियाँ होती हैं और किस तरह से लोग काम करते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। ठीक है, अब क्या हुआ था, उनकी ताकतों को छीनने लगे थे। बहुत सारे दरबारों में क्या हुआ था, रजिस्ट्री तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। अनेक उनके जो राजस्व थे, राजस्व वसूली के जो काम हुआ करते थे, वसूली के अधिकार व इलाके के एक अधिकार को भी छीना जा रहा था। ये सब आप चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं कि एक अधिकार क्या है, वसूली का अधिकार क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। गर्ज के जो उस दौर के राजा या नवाब हुआ करते थे, उनसे सारी चीज़ें छीनी जा रही थी। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। ये भी आपको पता है कि बहुत सारे शासक ऐसे थे जिन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कर दिया था, बातचीत कर ली थी कि ठीक है भाई, हम आपके साथ हैं, है ना। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को ही राजा मान ले। ठीक है, इसके अलावा पेशवा के जो बाजीराव द्वितीय के दत्ता के जो पुत्र थे, नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वे मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, है ना। लेकिन क्या हुआ कि कंपनी ने अपनी शिष्टता और सैनिक ताकत के नक्शे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, क्योंकि कंपनी जो थी उसे यकीन था कि हम जो चाहेंगे वही होगा। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया था। गवर्नर जनरल जो थे आपके, कौन थे उस वक्त के गवर्नर जनरल, उनका नाम था डोलजी ने ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासक ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासक को दुर्गस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व ज़रूरी है। यानी कि आप बोलने लगे कि भाई दोबारा से उसे सही करने के लिए, उसे दोबारा से दुरुस्त करने के लिए हमें ब्रिटिश शासन को लाना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रिटिश शासन नहीं आएगा तो मामला ठीक नहीं होगा। कंपनी ने मुग़लों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। यानी मुग़लों के शासन को भी कंपनी ख़त्म करना चाहती थी और उसने पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़ल बादशाह के नाम हटा दिए गए थे। ठीक है, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। यानी अब देखिए ये क्या है, ये धीरे धीरे शुरुआत है किसी चीज़ को अपने कब्ज़े में करने की। भाई वो तो उनका घर है। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके घर में से अगर आपके दादू इस दुनिया से चले जाते हैं, बहुत सारे मेरे दादू भी इस दुनिया से जा चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे दादू के घर से मुझे निकाल दिया जाएगा या मेरे पापा को या मेरे चाचा को कहा जाएगा कि आप यहाँ से निकलो? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। भाई मेरे दादू का है तो जाहिर सी बात है वो मेरे पापा और मेरे चाचा का रहेगा, है ना। तो उसी तरह से भाई अगर बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो भी जाती है, अगर उनकी मृत्यु हो भी जाती है, तो उसके बाद वो सरकार का क्यों हो जाएगा, वो लाल किला उनके बच्चों का रहेगा, है ना। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या करा, वो उनसे छीन लिया। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। अब देखिए ये एक और बात होगी ना उल्टी पुल्टी, कि भाई ये क्या बात होगी। बादशाह तो ऐसे ही चलते थे कि बादशाह के बाद उसका बेटा बादशाह, है ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं, मुग़ल बादशाह में आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र होंगे। उसके बाद जो उनके जितने भी बेटे हैं, उनकी जो भी सल्तानें हैं, वो सब राजकुमार कहे जाएंगे, बादशाह नहीं कहे जाएंगे।
ठीक है। अब क्या लिखा है, किसान और सिपाही उन लोग का क्या रहा, तो देखिए लिखा है कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अच्छा, अब जो भारतीय कंपनी में सिपाहियों का काम कर रहे थे, क्योंकि देखिए आपको पता है भारत इतना डेवलप नहीं था, यहाँ वैसे बहुत पैसा था, लेकिन क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं थी कि हम उस पैसे को यूटिलाइज़ कैसे करें, तो इस वजह से हम लोग बहुत गरीब थे, है ना। अंग्रेज़ों ने आके उसका यूटिलाइज़ किया, भारत को मतलब बनाने की कोशिश की, क्योंकि उससे पहले हम अपने अपने आप में मस्त थे, हमें मतलब नहीं था कि समाज और उसमें क्या हो रहा है ना। तो क्या हुआ, जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो यहाँ के जो गरीब किसान थे वो अंग्रेज़ों के साथ जुड़ गए और सिपाही का काम करने लगे। तो क्या हुआ, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जाके अंग्रेज़ों से नाखुश हो गए थे। कई नए नियम उनके धार्मिक भावनाओं और उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अंग्रेज़ थे वो क्रिश्चियन थे, है ना वो हिंदू थे ना वो मुस्लिम थे। तो जो चीज़ें हिंदू या मुस्लिम के मज़हब में मना है वो सब उनके मज़हब में अलाउड है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऐसी नई नीतियाँ, ऐसे नए नियम और कानून बना दिए थे जिससे हिंदू मुस्लिम यानी हिंदुस्तानी जो भी थे उन सबको ठेस पहुंच रही थी, उनकी धार्मिक आस्थाओं को, उनकी भावनाओं को क्या हो रही थी, ठेस पहुंच रही थी। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। अब ये भी एक मिथ हुआ करता था, मतलब उनका अंधविश्वास था। खैर अब भी तो सब जाते हैं, लेकिन फिर भी उस दौर में ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती थी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या करा, ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। उन्होंने कहा भाई हमें ज़मीन के रास्ते से जाने में कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर आप ज़मीन के रास्ते से हमारी मतलब हमें भेजने की व्यवस्था करें तो हम जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम समुद्र के रास्ते से जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार और गांव को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में फैल गया। यानी कि जो गुस्सा किसानों में था, जो गुस्सा किसानों में उभर रहा था, वो जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया, क्योंकि देखिए कुछ सिपाही खुद किसान थे, कुछ सिपाही खुद किसानों के बेटे थे, तो उन्हें वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। और देखिए फिर वो कहावत है ना कि घुटना टूटता है तो मुँह को ही जाता है ना। अगर अपनों को तकलीफ़ होती है तो उसकी तकलीफ़ अपनों को ही होती है, गैरों को नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आगे आपको दिया गया इसी संदर्भ में सुधारों पर प्रतिक्रियाएं। अब क्या हुआ, उन सुधारों पर क्या प्रतिक्रियाएं आई, कंपनी ने क्या करा, ईसाई मिशनरियों को खोलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई। यानी कि जो ईसाई लोग थे, जो ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे, उनको बढ़ावा दे दिया गया कि ठीक है भाई आप ये सब कर सकते हैं। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। देखिए ऐसा नहीं है कि हर बार अंग्रेज़ों ने हमारे साथ ज़ातियाँ की या हमारे साथ बदसलूकी की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे काम भी किए हैं, है ना। ये सती प्रथा होती थी, आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में सती प्रथा का भी बहुत ज़्यादा रवाज था। सती प्रथा पता है ना आपको, मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर कोई लेडी मैरिड है और उसके मरने से पहले ही उसके हस्बैंड अगर डेथ कर देते हैं, यानी उसके हस्बैंड मर जाते हैं, तो ये नॉन मुस्लिम्स यानी हिंदुओं में ज़्यादा होती थी। तो क्या करते थे, उस लेडी को उसके हस्बैंड के साथ ही ज़िंदा जला दिया जाता था। यानी जब हम उसे हस्बैंड को अग्नि देते थे, उनका देह संस्कार करते थे, तो उसी के साथ साथ उसकी जो वाइफ हुआ करती थी उसको ज़िंदा जला दिया था। तो उस चीज़ को रोका अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं, और साथ में जो विधवा विवाह था उसको बढ़ावा दिया, क्योंकि पहले ज़माने में कोई लेडी अगर विधवा हो जाती थी तो उसका दूसरा विवाह नहीं होता था, फिर चाहे उसकी विधवा होने की एज कुछ भी रही हो, है ना। आगे देखिए लिखा है अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया, और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि देखिए हमारे देश में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली ये सारी लैंग्वेज बोली जाती है जो और देशों में नहीं बोली जाती है। तो हमें दूसरे देशों से कम्युनिकेशन करने के लिए और अपने बीच में जो ये संप्रेषण की गैप है ना, कम्युनिकेशन गैप जिसे हम बोलते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ पे ज़ोर दिया, तो ये हमारे लिए ही अच्छा था।
आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। यानी कि अगर कोई इन लोगों का ये एक बहुत बड़ी मिशन था कि जितने भी यहाँ पे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मतलब सिख है वगैरह, उन सबको क्या करना है, ईसाई बनाना है, सबको क्रिश्चियन करना है ना। तो उन्होंने ये एक मिशन निकाला, एक प्रावधान निकाला कि अगर कोई हिंदू या कोई मुस्लिम ईसाई मज़हब को अपनाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो छीनी नहीं जाएगी। साथ ही इन्होंने बोला इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया था कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात थी, ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की पॉलिसी ही थी। अंग्रेज़ ही ऐसे थे जो हम लोगों के साथ हमारे अधिकार, ये सारी चीज़ें छीनना चाह रहे थे। तो अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। चलिए अब हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं और वीडियो का एंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यह लिखा है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया था कि जो स्थानीय शासक थे उनकी स्वतंत्रता छिन रही थी। आंसर आप यहाँ लिखेंगे, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता उनके अधिकारों के छीनने से घटती जा रही थी, अर्थात अंग्रेज़ों ने उनकी सेना भंग कर दी थी और क्या कर दिया था, राजस्व वसूली का जो अधिकार था वो भी छीन लिया था। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार ख़त्म किया, यानी उनका जो सत्ता चल रही थी उसको किस तरह से उन्होंने एंड करा उसका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको अगला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लिखेंगे, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को इस प्रकार ख़त्म किया कि सिक्कों पर से उनका नाम हटा दिया और उनके बेटों को राजा ना मानकर और राजा बनने से मना कर दिया गया। ठीक है ना, उनको राजकुमार माना गया और कहा गया कि तुम भाई राजकुमार ही रहोगे। और भी बहुत सारे थे, अब मैं सब लिखती तो आंसर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में आंसर लिखा है, आप लोग लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया गया है, कंपनी के शासक काल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे। तो इसका आंसर देखते हैं जल्दी से कि ऐसा क्या किया कंपनी ने कि सैनिक और किसान दोनों को ही उससे आपत्ति हुई। यहाँ देखिए लिखेंगे, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि उनको ये यकीन हो गया था कि अंग्रेज़ जो है उनका धर्म ख़त्म करना चाहते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उस पर लिखा है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगा कि अंग्रेज़ उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख के हम लोग वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, भारतीयों को ऐसा इसलिए लगने लगा था कि अंग्रेज़ जो है वो उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया था और उनके धर्म के ख़िलाफ़ काम शुरू कर दिए थे। यानी कि देखिए वो हिंदुस्तानियों का जो धर्म है उसको नष्ट करने के लिए तरह तरह के काम कर रहे थे और अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। इसी वजह से ऐसा लगने लगा था हिंदुस्तानियों को कि ये हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, भ्रष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को अब यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।